हेलो एवरीवन, आप सबों का टीएसपी स्टडी जोन में स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का सब्जेक्ट फिजिक्स, बोले तो भौतिकी, और इसके अंतर्गत आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बोले तो विद्युत स्थैतिकी। इसके अंतर्गत आज हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, बोले तो गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से मस्ट इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक 5 नंबर की दृष्टि से है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोले तो एग्जाम में आने की चांसेस जो है इसका बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग का दूसरा अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग मैंने पिछले वीडियो में उसकी चर्चा कर चुका है। अब हम दूसरा अनुप्रयोग देखेंगे। सेकेंड जो अनुप्रयोग है वह कहता है कि खोखला गोला या गोलिया खोल या गोलिया कोष के कारण हमें किसी बिंदु पर तीव्रता निकालना है। एक खोखला सा गोला है, हॉलो स्फीयर, तो कह रहा है कि खोखला गोला, यह हमारा सेकंड अनुप्रयोग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खोखला गोला या इसी को हम कह सकते हैं गोलिया खोल या गोलिया कोष भी कह सकते हैं, के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता। तो चलिए खोखला गोला के कारण हमें तीव्रता निकालना है, मतलब एक गोला है वो बिल्कुल खोखला है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे एक खोखला गोला ले रहे हैं और बिल्कुल खोखला है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। कहने का अर्थ हुआ कि उसके अंदर कोई भी आवेश स्थित नहीं है, बिल्कुल खोखला है। ये हो गया हमारा खोखला गोला। देखा जाए तो बिल्कुल खोखला है, कहने का अर्थ इस गोला के अंदर हमारा कोई भी आवेश नहीं है, कोई चार्ज इसके अंदर स्थित नहीं है। ये खोखला गोला, ये गोला का केंद्र हो गया जिसको हमने सूचित कर दिया R O से, और केंद्र से देखा जाए तो ये परिधि, इसके बीच के दूरी को बोलेंगे त्रिज्या, जिसको हमने दिखा दिया R से। यहाँ पे हम बड़ा R ले रहे हैं, त्रिज्या छोटा R बड़ा R उससे भी दिखा सकते हैं। अब इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, जो भी आवेश स्थित है इसके बाह्य सतह पे। तो चलिए इसके सतह को मैं आवेशित कर दे रहा हूँ, धन आवेश से आवेशित। अब इसके सतह पर धन आवेश है, तो जाहिर सी बात है कि धन आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगा उसकी दिशा जो है वह होगा बाहर की ओर, तीव्रता या विद्युतीय क्षेत्र। तो ये खोखला गोला का जो बाह्य सतह है यह धन आवेश से आवेशित है। अब ये आवेश है तो इसके चारों ओर देखा जाए तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसका पथ वृत्ताकार इस तरह से ऐसे उत्पन्न होते जाएगा, इस तरह से ऐसे उत्पन्न होगा। तो ये विद्युतीय क्षेत्र इधर भी उत्पन्न होगा, ऐसे इसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर उत्पन्न होगा। तो देखा जाए तो इस तरह से उत्पन्न यदि विद्युतीय क्षेत्र मेरा जो हो रहा है, अगर मैं उसकी आकृति बना दूं तो वो हमारा एक बड़ा सा गोला सा प्रतीत होगा, जिसे हम गॉस का गोला बोल देंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने ये गॉस का गोला बना लिया जो इसके विद्युतीय क्षेत्र के कारण हो रहा है। ये गॉस का गोला हो गया। अब देखिए धन आवेश है, तो धन आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगा उस तीव्रता की दिशा, आवेश है मेरा यहाँ सतह पे, तो तीव्रता की दिशा जो है वो उत्पन्न होगा हमारा बाहर की ओर। चलिए उस तीव्रता जो उत्पन्न हो रहा है उसके लाइन को हम केंद्र से ले रहे हैं। तो ये देखिए इसके तीव्रता की दिशा जो है ये हो जाएगा बाहर की ओर। तीव्रता बोले तो सूचित इस सदिश, जिसके कारण एरो चिन्ह लगा दिए। अब
इधर देखिए, जब ये तीव्रता देखा जाए तो ये तीव्रता हमारा ये सतह से होकर गुजर रहा है और सतह से होकर गुजरने वाले तीव्रता को ही हम बोलेंगे फ्लक्स। तो ये सतह से होकर गुजर रहा है तो सतह पे कुछ ना कुछ हमारा क्षेत्रफल ले रहा है। तो ये हम क्षेत्रफल ले लिए, छोटा सा क्षेत्रफल, ये इतना क्षेत्रफल को मानिए इस क्षेत्रफल से गुजर रहा है। क्षेत्रफल को हमने सूचित कर दिया छोटा के लिए डी से। अब देखा जाए तो क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो क्षेत्रफल हमारा होना चाहिए सदिश, और ds देखा जाए तो अभी केवल और केवल मिला है परिमाण, घट रहा है दिशा। तो क्षेत्रफल का जो दिशा दिखाता है वह n यूनिट वेक्टर n एकांक अभिलंब सदिश, जो सतह के ऊपर एकदम बिल्कुल लंब होता है। तो चलिए इसके दिशा को हमने ये दिखा दिया n यूनिट वेक्टर, और इसी बिंदु पे सतह के इस बिंदु पे हमें निकालना है तीव्रता। इस बिंदु का नाम दे दिया P। तो हमने जो ये गॉस का गोला बनाया, इस गॉस के गोला के त्रिज्या को हमने मान लिया R। कहने का मतलब R दूरी पर स्थित बिंदु P पर, R दूरी पर स्थित बिंदु P पर, R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें तीव्रता निकालना है, हमें इंटेंसिटी ज्ञात करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहां पे हमने काम किया कि एक खोखला गोला लिए, उसका केंद्र O जिसकी त्रिज्या को मैंने बड़ा R से दिखाया, ये बिल्कुल खोखला है। इसके सतह को मैंने धन आवेश से आवेशित कर दिया। अब आवेश है तो इसके कारण ये चारों ओर जो है विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसका पथ जो है वृत्ताकार, इधर वृत्तीय पथ पर उत्पन्न होगा। तो इधर से देखने पर वो हमारा गोला सा प्रतीत होने लगेगा। तो इसके लिए हमने ये R को त्रिज्या मानकर, ये छोटा R, ये छोटा R, मेरा छोटा R और बड़ा R में देखा जाए तो यहाँ छोटा R जो है उसकी लंबाई बड़ा R से बड़ा है। तो हमने ये R को त्रिज्या मानकर एक गॉस का गोला बना लिया। अब है धन आवेश तो तीव्रता के दिशा बाहर, तीव्रता सतह से होकर गुजर रहा है, बोले तो क्षेत्रफल ds होना चाहिए सदिश, जिसके की दिशा को दिखाएगा n यूनिट वेक्टर, और इस P बिंदु पर हमें तीव्रता निकालना है जो कि R दूरी पर स्थित है। तो यहां से हमारा कंडीशन कह देता है कि माना बड़ा R, माना R त्रिज्या वाला खोखला गोला का बाह्य सतह जो है धन आवेश से आवेशित है, वो आपको दिख भी रहा है, जिसके कारण हमें गोला के केंद्र से देखा जाए तो छोटा R दूरी पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता निकालना है। इसके लिए R को त्रिज्या मानकर हमने गॉस का गोला बना लिया, जहां ध्यान देना है कि छोटा R जो है ये बड़ा R की अपेक्षा अधिक है, दिख भी रहा है फिगर में। ये देखिए छोटा R और बड़ा R मेरा ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए तीव्रता और एकांक अभिलंब सदिश दोनों एक ही डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रहा है, अर्थात दोनों समांतर है, जिसके कारण दोनों के बीच बना कोण जो होगा वह 0 डिग्री। अतः गॉस प्रमेय के अनुसार तो कहता है गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय बोलता है कि उत्पन्न फ्लक्स फाई बराबर होता है फार्मूला Q बाई एप्सिलॉन 0। अब फाई बराबर फार्मूला होता है सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर Q बाई एप्सिलॉन 0। तो इधर देखिए डॉट प्रोडक्ट का कंपोनेंट, यदि मैं घटक तोड़ूं तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉस में टूटता है, और यदि यही मेरा क्रॉस प्रोडक्ट रहता तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारा साइन में टूट जाता है। तो है डॉट प्रोडक्ट तो टूटेगा हमारा कॉस में, यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन E
और जैसे हम इसका घटक तोड़े, हमारा ये एरो चिन्ह बोले तो सदिश जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो ई डी एस साथ में cos थीटा बराबर क्यू बाई इस बिलोंग 0। अब देखिए थीटा की बात करूं, थीटा जो एक प्रकार का कोण है। मेरा यहाँ तीव्रता और ये यूनिट वेक्टर ये दोनों के बीच देखा जाए तो बना कोण जो है वह 0 डिग्री, क्योंकि थीटा कोण हमें ई और ds तीव्रता और क्षेत्रफल, तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच वाला लेना है। ये तीव्रता और ये क्षेत्रफल के लिए मेरा ये कंडीशन दिखाया है। बना कोण 0 अर्थात थीटा के जगह पे हम रखेंगे 0। तो थीटा के जगह पे 0 रखे तो सरफेस इंटीग्रेशन ई ds cos 0 डिग्री बराबर q बाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए यदि मैं cos 0 डिग्री की बात करूं तो cos 0 डिग्री का जो मान होता है वह हो जाता है 1। 1 गुना ई ds करूं तो हमारा हो जाएगा ई ds। चलिए मैं इधर लिख देता हूं, यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन ई ds बराबर आ गया q बाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए सरफेस इंटीग्रेशन समाकलन, समाकलन उसी का होगा जिसके साथ d लगा हो। इस क्षेत्रफल के साथ d लगा है तो क्षेत्रफल वाला ही टर्म का मेरा यहाँ समाकलन इंटीग्रेशन होगा, और जिसके साथ s नहीं लगा हो, कहने का अर्थ जो क्षेत्रफल का टर्म नहीं हो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, अर्थात वह कांस्टेंट का काम करेगा, स्थिरांक का काम करेगा, जो समाकलन इंटीग्रेशन चिन्ह से हमारा बाहर आ जाएगा। तो चलिए तीव्रता ई की मैं बात करूं, ये हमारा क्षेत्रफल का टर्म नहीं है, यह तीव्रता है, हमारा विद्युतीय क्षेत्र है, तो कांस्टेंट आ जाएगा हमारा बाहर। आप जैसे ही वीडियो देख रहे हैं आप अपने सामने कलम कॉपी अवश्य रखें ताकि आप देखकर इसे अपने कॉपी में लिख सकें। तो ई देखा जाए तो ई टर्म हमारा आ गया बाहर, यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन ds बराबर q बाई एप्सिलॉन 0। तो ई इंटू देखिए ds बोले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ds पृष्ठीय क्षेत्रफल इंटीग्रेशन का अर्थ हुआ कुल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए ds जो क्षेत्रफल लिया है मैंने, वो ये छोटा वाला गोला के ऊपर मैंने नहीं लिया, ये ds का जो क्षेत्रफल लिया ये मैंने ये बड़ा वाला गोला गॉस के गोला पे लिया। तो ds पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो गॉस के गोला का, अब गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 4 पाई त्रिज्या का स्क्वायर। तो देखा जाए तो बड़ा जो गॉस का गोला है उसका त्रिज्या है हमारा छोटा यार, तो 4 पाई r स्क्वायर बराबर q बाई एप्सिलॉन 0। चलिए 4 पाई r स्क्वायर इधर गुना में इधर भेजूं तो चला जाएगा बटा के नीचे हर में, यानी ई बराबर आ गया q बाई 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0। चाहे तो इसे हम तोड़ के भी लिख सकते हैं, यानी ई बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q बाई r स्क्वायर। तो ये है खोखला गोला के कारण तीव्रता। अब यहाँ से हम दो केस पढ़ेंगे, एक खोखला गोला के सतह पे यहाँ तीव्रता देखेंगे और एक हम केंद्र पर देखेंगे कि खोखला गोला के केंद्र पे कितना तीव्रता उत्पन्न। जरा आप सोचिए तो कि इसके केंद्र पे गोला के अंदर कोई आवेश है? कोई आवेश नहीं है। जब गोला के अंदर कोई आवेश ही नहीं है तो क्या इसके अंदर कोई तीव्रता उत्पन्न होगा? कोई तीव्रता नहीं, अर्थात गोला के अंदर, खोखला गोला के अंदर उसके केंद्र पर तीव्रता जो होगा वह शून्य होगा हमारा, क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। तो दो यहां से हम दो केस पढ़ेंगे। पहला केस हम देखेंगे खोखला गोला के सतह पर,
केस1 खोखला गोला के सतह पर। चलिए, खोखला गोला के सतह पे कहने का मतलब तीव्रता यहाँ निकालना है। ये देखिए, ये हमारा इधर बॉस का गोला था, ये है खोखला गोला। तीव्रता यहाँ निकालना है, केंद्र यहाँ, तीव्रता यहाँ, ये दूरी कहने का मतलब इस बार दूरी हमारा ये छोटा r नहीं बल्कि ये दूरी चाहिए हमारा बड़ा r। कहने का मतलब ये तीव्रता जो कैलकुलेट किए इसमें जो छोटा r मिला है ये दूरी नहीं, अब हमें यहाँ निकालना है तो दूरी हमारा क्या हो जाएगा r। कहने का मतलब जब खोखला गोला के सतह पे निकाले तो उस समय r जो ये दूरी है ये बड़ा r के हमारा बराबर हो जाएगा। तो देखा जाए तो तीव्रता जो हमारा निकला है वह तीव्रता E बराबर r क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r स्क्वायर, और इस r के जगह पे बड़ा R रखेंगे तो ये खोखला गोला के सतह पे निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई बड़ा R का स्क्वायर। ये हमारा खोखला गोला की सतह पे हो गया। और केस 2 में हम देखेंगे खोखला गोला के केंद्र पर, जो खोखला हमने लिया है, खोखला गोला के केंद्र पर बोले तो सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, एंड इधर देखा जाए तो सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर। तो इधर देखिए खोखला गोला के केंद्र पे यहाँ हम 2 लाइन में अपना कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि चूंकि खोखला गोला के अंदर कोई भी आवेश स्थित नहीं है, जिसके कारण इसके केंद्र पर उत्पन्न तीव्रता का मान 0 होगा, अर्थात E बराबर 0। तो ये था हमारा खोखला गोला के लिए। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आज का जो आपका क्लास है यहीं तक।